की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज देहरादून का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम देहरादून जनपद के समग्र विकास के लिए आज समर्पित 401 करोड़ रुपए से अधिक की 74 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज लाइन के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा सेलाकुई में 27.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में 100 बेड के चिकित्सालय का भी लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही आज हमने स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाने वाली ऑटोमेटेड पार्किंग का शुभारंभ भी किया है। ई शटल सेवा और साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर यूनिट की भी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त आज हमने बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित कर रहे हैं, ताकि अन्य बच्चों के समान उनका भी भविष्य बेहतर बन सके, वह भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, आज सड़क, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल देहरादून को देश के अग्रणी और आदर्श शहरों की श्रेणी में स्थापित करने में सहायक होंगी, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल देहरादून में ही हुए हैं। पूरे राज्य के अंदर समेकित रूप से विकास हुआ है। आज आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सभी जगह इस प्रकार व्यापक स्तर पर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आप लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों का समय भी भली भांति याद होगा, जो केवल घोषणाएं उस समय में होती थी। घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती थी, पर धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता था। कांग्रेस के समय में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बच जाता है, क्योंकि 85% कांग्रेस के समय के दलाल और बिचौलिए उस पैसे को खा जाया करते थे। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कार्य व्यवहार, नई कार्य संस्कृति के युग का सूत्रपात होने से शासन व्यवस्था से दलालों और बिचौलियों का करने का काम किया गया है। भाइयों बहनों, आज हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, यानी कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं को पूरा करते हैं। उन योजनाओं को संकल्पित होकर उन योजनाओं का लोकार्पण भी हमारी ही सरकार के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, हम जनता के बीच जब जाते हैं, जब भी जाते हैं ऐसे अवसरों पर, तो हम उन्हें ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने इन सालों में क्या किया है, कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है, कौन सा काम भविष्य में होने वाला है और क्या हमारे संकल्प हैं। क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं, बल्कि जन सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, आपको याद होगा, पहले हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही हमारे गरीब माता पिता के और प्रतिभावान बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसकी पूरे देश के अंदर सभी जगह प्रशंसा हुई, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। अगर उसकी हम तुलना करेंगे तो पिछली सरकारों के तुलना में 4 गुना से भी अधिक हैं। यही नहीं, 100 से अधिक नकल माफिया आज जेल की हवा खा रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो जानबूझकर कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी तथ्यों को तोड़ मोड़ कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा कैसे कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला,
NH 74 का घोटाला, डेनिस घोटाला और केदारनाथ में किस तरह से राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी तो केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता था, पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती थी और ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी मछलियां और बड़े बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। अब कोई छोटी मछली हो या कोई बड़ी मछली हो या भ्रष्टाचारी रूपी कोई बड़ा मगरमच्छ हो, अगर अपने कार्यों पर कोताही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कार्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करेगा, तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी उस कार्रवाई में लाकर जेल डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए, अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे, उनको हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इसलिए हमने एक और जहां प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसे मुल्लावादी कट्टर प्रतिमों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। इनको हमारे द्वारा लैंड जिहाद पर जब कार्रवाई की जाती है तो उससे भी इनको दिक्कत होती है। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद करने वाले इनको अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे विशेष स्थानों पर ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व तक नहीं था। आज जब हम ऐसे स्थानों पर कार्रवाई करते हैं जहां हरा कपड़ा डाला है, नीला कपड़ा डाला है, पीला कपड़ा डाला है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। आप ही बताइए भाइयों बहनों, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ मुख्य सेवक के दायित्व पर आप सबके आशीर्वाद से काम कर रहा हूं, तो ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि ये प्रश्न हम सबका है और इसका उत्तर भी हम सब लोग जब मिलकर खोजेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। आप बताइए, हमारी देवभूमि को दूषित करने का जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हमको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, जोर से बताइए आप लोग। तो कार्रवाई करें ना, अभी जोर से बोलिए। हमारी सरकार ने राज्य में जो सुनियोजित रूप से लैंड जिहाद हो रहा था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक भूमि इन लैंड जिहादियों के कब्जों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। लेकिन जिनके आंखों पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हो उनको लैंड जिहाद कहीं नजर नहीं आता। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे रहते देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी जिहाद करने वाले को, किसी भी जिहादी को यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। बहनों, जब देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया और सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की, पूरे देश में यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर राष्ट्रवादी लोगों ने हमारे इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहा, खूब हमारी प्रशंसा, खूब हमारा प्रोत्साहन। लेकिन हमारे देश के मित्रों को समान नागरिक संहिता लागू करने से भी तकलीफ है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि इससे एक अधिकार, एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, उत्तराखंड में क्या महिलाओं के उत्पीड़न को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जहां हमारी मातृशक्ति इतनी कठिन स्थितियों, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती है? क्या किसी धर्म के आधार पर किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दी जा सकती है क्या? लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया हमने कि मदरसा वोट समाप्त करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, और इस बार जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी जो हमारा
बोर्ड है, सरकारी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी तो भाइयों बहनों, इसमें कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्या परेशानी है कि अगर आप सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, पारसी समुदाय के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर वह भी उन अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ेंगे तो इनको क्या परेशानी होनी चाहिए? हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है, इससे भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तब भी इनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे घुसपैठिए जो नाम और बेस बदलकर, अपना छदम नाम रखकर, अपना बेस बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर हमारे उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने ऑपरेशन कॉल नेमी के माध्यम से राज्य से ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का काम किया। तो इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को बड़ी समस्या है भाइयों बहनों। वो ऑपरेशन काल नेमी भी उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हुए हैं, उनको वहीं भेजने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग करते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 4 वर्षों की यात्रा अपनी मंजिल बस पड़ाव है, 4 वर्षों की ये यात्रा अपनी मंजिल नहीं पड़ाव है, मजबूर रखी है हमने, अब आगे बढ़ने का भाव है। हर गांव तक पहुंचेंगे अवसर, हर गांव तक पहुंचे अवसर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर चेहरे पर खुशी दिखे, बस यही अब तैयारी है। अब न हो पलायन कोई, हर गांव में विकास हो, रोजगार और समृद्धि से अब हर घर खुशहाल हो। विकल्प रही संकल्प ये अब पूर्ण कर दिखाना है, मिलकर आगे बढ़ना है, उत्तराखंड श्रेष्ठ बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद।